जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं अपनी मेडिकल की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। मेरा मेडिकल 14 तारीख को 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ में था। तो मेरा मेडिकल क्वालिफाई हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं मेडिकल प्लस डीबी इन दोनों की डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या लग रहा होता है डॉक्यूमेंट में, प्लस मेडिकल में क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो 14 तारीख को मेरा जैसे कि मेडिकल था, तो 7 तारीख को वहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ में। तो वहीं पे मेरा फिजिकल हुआ था, तो मुझे सारी जानकारी थी कि क्या कैसे जाना है उधर पे कैंप में वगैरह, रहने आने की सारी व्यवस्था पता थी। तो 7 बजे हम जैसे ही कैंप में पहुँचे, तो 7:30 के लगभग वो बस लेके आते हैं। तो उस बस में वो सभी को बैठालते हैं, फिर वो अपने मेन हेडक्वार्टर में ले आ जाते हैं सबको। वहीं पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। फिर वहाँ पे वो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखते हैं कि आप वही हो जो जिसका मेडिकल होना है, प्लस आपको चेस्ट नंबर साथ में दे देते हैं। फिर वहाँ पे आपकी एक जाती साथ एंट्री में एक फ़ोटो खींचती है कि आप वहाँ पे एंटर हो चुके हैं, आप वही हो, और आपकी वगैरह आइडेंटिटी के लिए आपको वहाँ पे चेस्ट नंबर के साथ होता है ये सब। तो फिर वहाँ पे वो हमें अपने मेन डॉक्यूमेंट को एक को लाने के लिए कह देते हैं साथ में कि अपने डॉक्यूमेंट ले लो अपने हाथ में, बाकी मोबाइल बैग वगैरह ये सब एक साइड लगवा देते हैं वो। फिर डॉक्यूमेंट लेके हमें एक साइड बैठालते हैं। फिर उसके बाद हमें फॉर्म देते हैं फॉर्म भरने के लिए। वो डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, प्लस अपनी डिटेल भरनी पड़ती है उस फॉर्म में, और साथ में ही उसमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी रहता है पीछे, तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे बहुत रीलों में मेरे और वीडियोज़ में कि भैया आपके नंबर इतने हैं, आपकी ड्रीम जॉब भी आप में इसको शायद ना मिल पाए, तो आप इसको क्यों ही भर रहे हो। तो भाई मैं उसके लिए एक बात बता देता हूँ, ये मेरा पहली पोस्ट है जिसमें मैं लास्ट तक जा रहा हूँ। तो आदमी पहले अपनी एक पोस्ट पूरी पक्की कर लेता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, बाकी ड्रीम पोस्ट के लिए वो हमेशा ही अपना करता रहता है कि जब तक उसको ड्रीम पोस्ट नहीं मिल जाती तो वो हर एक पोस्ट को भरता है, उसको रिजेक्ट भी करता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि वो एक ही पोस्ट के लिए पहले वो कोई भी पोस्ट ना ले, वो केवल अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए प्लान भी हमेशा हर कोई अपने लिए बना के चलता है। तो वो ये मेरा प्लान भी है कि मुझे इसमें कोई एक पोस्ट मिल जाए, बाकी मैं ड्रीम पोस्ट दिल्ली एसआई के लिए तो कर ही रहा हूँ साथ में। तो इसमें मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस पहले मैं दिल्ली एसआई भरी थी, दूसरे में सीआईएसएफ और तीसरे में एसएसबी, बाकी 3 मैंने ब्लैंक छोड़ दी थी। तो ये था पोस्ट प्रेफरेंस का। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लग रहा था। सुबह हम 8 बजे पहुंच गए थे उनके हेडक्वार्टर में, और दोपहर को 2 बजे तक सबका पोस्ट प्रेफरेंस डीबी ये सब हो पाया था पूरा कंप्लीट। तो डीबी में मेन क्या क्या लग रहा था डॉक्यूमेंट, तो डीबी में सबसे पहले ज़रूरी थी 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो क्रूशियल डेट थी उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एक एक व्यक्ति था भाई उधर पे जिसकी क्रूशियल डेट के 2 दिन बाद की मार्कशीट थी, तो वो डीबी में आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भाई 1 दिन बाद की भी 2 दिन बाद की भी मार्कशीट नहीं चला रहे थे। तो आपकी जो भी क्रूशियल डेट है उससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और डीएल जिस दिन आपका फिजिकल स्टार्ट होता है, तो डीएल उससे 1 दिन पहले भी बनाओ तो आपका चल जाएगा। बाकी उसके अगर 1 दिन बाद भी डीएल आया, जैसे 14 नवंबर को चालू हो गया था फिजिकल, तो अगर 14 नवंबर को जिसका डीएल इशू हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा। बाकी 13 दिसंबर वाले को बिल्कुल मान रहे थे वो। मेरा भी 10 दिन पहले ही बना था, तो वो मेरा चल गया था। तो डीबी में 10 12 ग्रेजुएशन और डोमिसाइल डोमिसाइल बहुत ज़रूरी था। डोमिसाइल बहुत लड़के नहीं लाए थे, तो उन्होंने ऐसा हो रहा था कि अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं ला पा रहा था तो उनको वो 3 दिन का टाइम दे रहे थे कि आप 3 दिन में आप अपना डॉक्यूमेंट ले आइए। आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप 3 दिन बाद भी ले आएंगे तो आपको दोबारा से वो डीवी का मौका मिलेगा सारा कुछ। तो 3 दिन का ये दे रहे थे टाइम। बाकी डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल हो गया, और जो आपके सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह के वो आपको चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको 2022-23 का, और क्रूशियल डेट के पहले का। तो ये डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट में कुल 2 लोग शायद बाहर हुए थे, एक ग्रेजुएशन की डिग्री की वजह से बाहर हुआ था, एक का मुझे पता नहीं, बाकी बता रहे थे ऐसा कि 2 लोग बाहर हुए थे ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन का ये सीन था, बाकी मतलब डिग्री का डॉक्यूमेंट का ये वाले सीन थे। बाकी 2 बजे तक हमारा ये डॉक्यूमेंट पूरा फिनिश हो गया था। तो उसके बाद वो हमें लिवा गए थे एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहाँ पे हमारा वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट टेस्ट, ये 3 चीज़ें हो रही थी। तो वो अपनी बस में लिवा गए थे हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल वो था बेल्सन का हॉस्पिटल था। वहीं पे आपको कोई भी रुपये नहीं लग रहे थे, सारा कुछ वो उनका ही रह रहा था। बाकी आपको उधर ब्लड टेस्ट हो रहा था सबसे पहले, यूरिन, फिर चेस्ट एक्सरे। तो देखो ब्लड टेस्ट में अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हेल्दी पर्सन हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि उधर पे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे,
रिपोर्ट उल्टी सीधी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो भी है आपका वो ही रहेगा। मेन रहता है यूरिन टेस्ट में कंसर्न लोगों को, क्योंकि वो सुबह से बिल्कुल भी ना तो लोगों ने खाना खाया था ना पानी पी रहा था इतना ज़्यादा। तो उधर पे जाके क्या हो रहा था कि यूरिन में बहुत लोगों को दिक्कत थी कि भाई यूरिन नहीं आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा, काफ़ी लोग टाइम लगा रहे थे इसमें। तो काफ़ी लोगों की काफ़ी वो कह रहे थे भाई येलो यूरिन आ रही है बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं होता, यूरिन कैसी भी हो। वो क्या रहता है कि आप अगर फिट हो तो आपका सब कुछ नॉर्मली आना है रिपोर्ट में। बाकी लास्ट में होता है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में केवल ये देखा जाता है कि आपकी कोई पसली वगैरह तो नहीं टूटी है और आपको कफ तो नहीं है। मेन उनका यही रहता है चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मली हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होने में 5 बज गया था। फिर 5 बजे हम फिर से कैंप पे पहुँचे। तो उधर पे उन्होंने फिर हमें कह दिया कि आप अब नेक्स्ट डे 7 बजे आना जिनका भी हुआ है। बाकी जो डॉक्यूमेंट में आउट हो गए थे तो वो आउट हुए परमानेंट। तो लास्ट में 39 बंदे बचे थे। 60 की रिपोर्टिंग थी तो 39 बंदे थे जो डे 2 के लिए क्वालिफाई थे। तो डे 1 में केवल यही हुआ था। फिर नेक्स्ट डे सुबह से बुलाते हैं 7 बजे। तो हम सुबह 7 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर से दोबारा से वही चेस्ट नंबर मिलते हैं हमें। इस बार डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं रहता, केवल आपके पास एक आधार एडमिट कार्ड और आप ब्लू पेन, बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थंब इम्प्रेशन सॉरी, तो थंब इम्प्रेशन वगैरह लगवा के वो आपको लेवा जाते हैं। नीचे ये सब हो रहा था, ऊपर हो रहा था वहाँ पे मेडिकल। तो मेरा एक दोस्त भी 7 तारीख को जा चुका था। वो मेडिकल पूरा क्वालिफाई कर चुका था, बस उसको टैटू में बाहर कर दिया था। तो एक चीज़ मैं अभी पहले बता दूं कि भाई अगर टैटू में आपका नाम भी लिखा है ना तो वो भी नहीं चलेगा। एक अक्षर भी लिखा है तो वो भी नहीं चलेगा। कम से कम ये वाले हैंड में, इस हैंड में आगे की साइड इधर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी वो कह रहे थे अगर पीछे है यहाँ पे है तो वो चला ले रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि आपको सैल्यूट इसी हाथ से मारना होता है, तो आगे की साइड कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो टैटू में बाहर हो गया था। बाकी उसके नंबर थोड़ी सही नहीं थे तो वो कह रहा था वो नेक्स्ट की तैयारी कर रहा है। तो अब नेक्स्ट में लाएगा। अभी उसके 260 या 70 बदलाए थे तो वो केवल मेडिकल देने चला गया था। वो फिट तो है ही, वो टैटू अब इस बार हटवा लेगा। बाकी वो ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे हम 39 लोग बचे थे तो 3 डॉक्टर थे वहाँ पे। तो उन्होंने 13-13 के 3 ग्रुप बना दिए थे। और भाई उन्होंने पहले ही डरावनी बात तो वो कर दी कि ग्रुप नंबर 3 में जो डॉक्टर है वो ना तो हिंदी समझ पाता है ना ही बोल पाता है, तो उससे ज़्यादातर इंग्लिश में कंसर्न करना। और फिर थोड़ी सा बेकारी डॉक्टर मान सकते हैं आप, थोड़ी मतलब टाइट चेकअप कर रहा था। और बाद में जब सबको अरेंज किया गया तो मेरा ग्रुप 3 में ही पड़ा। तो वैसे ही थोड़ा सा डर लगने लगा कि उसी ग्रुप में पड़ गया जिसमें सब मना भी कर रहे थे। बाकी सॉरी, बाकी आप अगर मेडिकली फिट हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा डर की वजह से आप अपने कुछ पॉइंट बिगाड़ लेते हो, जैसे बीपी वगैरह में। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। तो 3 ग्रुप में बांट दिया था। फिर हमें वहाँ पे लेवा गए। एक कमरे में 3 ग्रुप बटे थे, मतलब कमरा एक ही था, वो पर्दे लगे हुए थे बीच में। तो ऐसे 3 में डिवाइड कर रखा था। तो सबसे पहले हमसे डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह भरवाए गए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, पहले कुछ हेल्थ इशू नहीं है, वो सब आपसे भरवाया जाता है। वो उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। बाद में अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं रह जाती, क्योंकि आप उसमें टिक लगाते हो, आप ही उसमें साइन करते हो। बाकी फॉर्म वगैरह भरवा के वो हमें लिवा गए। जब हम बाहर बैठा दिया हमको ग्रुप नंबर 3 को, तो उसमें से दो दो ग्रुप बना दिए। उसको भी 13 लोग थे, तो एक को 6 का और एक को 7 का, ऐसे करके 2 ग्रुप में बांट दिया। पहले 6 जा रहे थे बंदे, फिर उसके बाद 7 जा रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम 6 को बुलाया। तो 6 की पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे कि यही वो लोग हैं। डॉक्टर ही का सब कर रहा था। आपके पास एक हेल्पर रहता है, मतलब एक ऐसा ही रहता, मतलब एक नॉर्मल पुलिस का वही एसएसबी का बंदा रहता है, वो आपको सब बताता है इंस्ट्रक्शन कि कैसे क्या करना है। वो रहेगा और डॉक्टर रहेगा, बाकी आप 6 बंदे, और उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा रूम पे। तो बुलाया जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहला चीज़ होता है आई टेस्ट। तो आई टेस्ट में वो पढ़वा रहे थे चार्ट। तो चार्ट में एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं पहले कि वो चार्ट बहुत ही ईजी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। वो आपको 6 मीटर पीछे खड़ा कर देते हैं, चार्ट से 6 मीटर की दूरी रहती है, तो उसमें वो खड़ा कर देते हैं। सबसे पहला वाला जो बंदा था वो जब पढ़ा रहा था तो बाकी सब 5 लोगों ने ढंग से चार्ट देख लिया था। तो उनने ज़्यादातर सबने वो चार्ट देख लिया था कि वो कैसा है। नीचे की लाइन सब रटने लगी थे, तो उन्होंने पीछे करके मुंह खड़ा करवा दिया कि अब कोई देखेगा नहीं वो चार्ट को। तो पहला बंदा चार्ट देख रहा था, तो वो क्या कर रहे थे चार्ट में, बाकी सब पूरा तो वो पढ़वाएंगे नहीं, तो उनमें सबसे पहले वो नीचे की लाइन पढ़वा रहे थे। अगर पहले फ्लो में सबने अगर उसने नीचे की लाइन पढ़ दी सही से, तो बाकी वो और कुछ नहीं पढ़वाएंगे उससे। फिर उससे वो केवल पूछेंगे
एक चार्ट घुमाएंगे उसको तो दूसरी साइड रहता है वो किस साइड फेस हो रहा है, सी बना रहता है, सी का फेस किस साइड हो रहा है, अप हो रहा डाउन हो रहा, वो भी नीचे की। अगर जो फ्लो में पढ़ दे रहा है तो उससे केवल वो नीचे की लाइन अल्फ़ाबेट वाली पढ़वा रहे हैं और नीचे की लाइन ये ओपन माउथ वाली सी की ये पढ़वा रहे हैं, दो में, बाकी उसमें ही निपट जाओगे। तो जब तीसरे बंदे की बारी आई तो वो नीचे की लाइन सही से नहीं पढ़ पा रहा था, उधर एच लिखा था, वो हर बार एन पढ़ रहा था। तो हर बार वो एन पढ़े, उससे ऊपर की लाइन पढ़वाए वो सही पढ़ दे, और उसके नीचे की लाइन पढ़वाए तो उसमें हर बार वो एच की जगह एन पढ़ रहा। तो उसको बार बार चार्ट पढ़ाया, सबसे ज़्यादा बार चार्ट उसी से पढ़वाए। फिर वो ले गए ओपन माउथ वाले में, तो वो नीचे वाले ओपन माउथ वाले में वो एक राइट साइड घूम रहा था, वो हमेशा डाउन बताया इसको कि डाउन खुल रहा है, डाउन खुल रहा है, डाउन साइड फेस है। तो वो बिध गया था, उसको दिक्कत तो नहीं थी लेकिन वो उधर कंफ्यूज हो गया एच में। फिर उसको कम से कम 10 मिनट लिए डॉक्टर ने, उससे हर एक चार्ट पढ़वाया, फिर उससे पढ़वाया कि अल्फ़ाबेट वाला, फिर उससे न्यूमेरिक पढ़वाया। न्यूमेरिक में क्या था चार्ट में कि जो भी न्यूमेरिक नंबर लिखे थे वो मिरर इमेज में लिखे थे, जैसे 4 लिखा था तो मिरर इमेज में 4 बने होगा, तो वो वाला ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा था। तो इसको एक तो पहले उसको देखिए, फिर उसकी मिरर इमेज बनाओ कि वो हाँ 4 है, तो ये 6 और 9 में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन लास्ट में उसको भी क्लियर कर दिया, वो बाद में सही पढ़ने लगा था। एन को एच, बाद में वो भी हो गया। तो जैसी मेरी बारी आई तो मैंने नीचे की लाइन रख तो रखी थी, तो मैंने सीधे ही नीचे की लाइन एक फ्लो में सही पढ़ दिया। फिर उसने सीधे ओपन फेस वाला पढ़ा तो मैंने ओपन फेस वाला भी लाइन से पढ़ दिया, तो मैं केवल 2 ही में निपटा दिए जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं लगा, मेरा हो गया। फिर उसके बाद जस्ट बाद वो पढ़ाता है कलर ब्लाइंडनेस की बुक। तो देखो अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो 100% आप पकड़े जाओगे, क्योंकि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, जैसे ही पेज बढ़ते जाएंगे तो वो बुक और हार्ड होती जाएगी, उसमें जो एम्बेडेड एक फिगर नंबर होगा वो बहुत लो हो जाएगा विजन में। तो वो कैसे पढ़वा रहे थे कि उसने पेज खोला तो आपको 2 सेकंड के अंदर दोनों साइड क्या लिखा है वो बताना है, अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आपको वो अलग कर देता था। तो मेरी बारी आई तो वो फिलो फिलो में सबने पढ़ दिया, उन 6 में से कोई भी उसमें तो नहीं हुआ, कैसा भी वो हो गया। फिर उसके बाद लाइन से बैठाया, फिर हो रहा था उसके बाद ई एन और टी। तो ईयर में क्या देख रहा था, सबसे पहले वो कह रहा था कि भाई आप वैक्स करवा के आए हो, तो वैक्स करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप कान साफ हो जाता तो पर्दा देखने में आसानी रहती है। अगर आप कान साफ करवा के आए, कान साफ करवा के नहीं गए तो बाकी वो कहेगा तो ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन वो कहेगा कि भाई कम से कम मेडिकल देने आया तो ये सब तो करवा के आया करो, वहाँ की वो ऐसा कुछ नहीं था। तो कान में देख रहा था वो पर्दा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उसमें कोई छेद वगैरह तो नहीं है और आपका कान बहता तो नहीं है, ये 3 चीज़ें मेन देख रहा था। और नोज में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, मैंने अभी जो कम्युनिटी लगाई कि भाई डीएनएस, तो डीएनएस है ऐसा कुछ नहीं देख रहा था। नाक में देख रहा था वो आपकी नाक बह तो नहीं रही, नाक में कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी तो नहीं है, ऊपर नाक करके देख रहा था कि हड्डी बिल्कुल सीधी है, कोई हड्डी इधर से निकली तो नहीं है। वो डीएनएस की प्रॉब्लम जैसे होती है तो वो सांस लेने में उसको दिक्कत आती है, तो नाक में भी ऐसा कोई किसी को मेजर पॉइंट नहीं बना था, ना ही ईयर में बना था, और मेरे बैच में ना तो किसी को आई में भी बना था। एक सेकंड जो 7 लोगों का बैच था उसमें एक एक्स सर्विसमैन था, तो उसको आई में प्रॉब्लम थी, वो सीधे सीधे चश्मा लगाया था तो उसको तो आई में पॉइंट बनना ही था, तो केवल हमारे में एक को आई में पॉइंट बना था। फिर उसके बाद टीथ, तो टीथ में बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे में कि भैया मुझे कैप लगी हुई है या किसी दांत टेढ़े हैं, तो मैं इसमें बता दूं कि दांत में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आ रहा था किसी को, कैप वाला बंदा हमारे में नहीं था कोई कि जिसके कैप लगे हो। बाकी कैप में वो क्या है कि 28 आपके प्रॉपर दांत होने चाहिए, कि कोई नकली दांत ना हो, कैप ना लगी हो, वैसे दांत आपके पास 28 होने चाहिए, और दांत टेढ़े मेढ़े का ज़्यादा कोई इशू नहीं था। मेरी भी दो आगे के 2 दांत थोड़ी सी टेढ़े, अगर आप देख नहीं पाए होंगे वैसे, तो वो उसमें दांत में ऐसा कोई इशू नहीं बन रहा था, केवल आपका देख रहा था कि दांत पूरे 28 होने चाहिए, दांत क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दांत एक इधर को भाग रहा है एक उधर को भाग रहा है, ऐसा नहीं, मतलब सीधे होने चाहिए। तो दांत में भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर एक ही बार में हमारा हुआ, फिर हुआ बीपी। तो मेन था बीपी, क्योंकि बीपी में भाई उधर आपका बीपी चाहे जितना अच्छा हो घर में, लेकिन उधर जाके हाई हो ही जाता है, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री के पहले वो आपकी पल्स देख लेते हैं, वो मशीन से पल्स आपकी चेक करते हैं, पल्स नॉर्मल आनी चाहिए 70 से 90 के बीच में, ये नॉर्मल रेंज रहती है। तो इससे ऊपर तो चल जाती है, 90 की 100 हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा आपकी 120 जाए तो वो थोड़ी डेंजरस साइड चढ़ी जाती है, वो फिर उसमें पॉइंट बनने के चांस रह जाते हैं। तो पल्स में मेरी पल्स आई थी यानी 82 ऐसा कुछ था, मैंने देख लिया था वो 82 लिखा था। फिर जब वो बीपी चेक करते हैं तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल रहना है, आपको उस साइड बिल्कुल नहीं देखना, वो कहते हैं इस साइड देखो, आप नॉर्मल रहो, आप किसी के बारे में सोचो, आप इसके बारे में मत सोचो कि बीपी चेक हो रहा, बीपी चेक हो रहा है, इसमें आपका और हाई हो जाता है बीपी। तो बीपी में मैं कहूँगा कि इतना कुछ
ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जाओ बिल्कुल, गाने गुनगुनाते जाओ। मैं तो गाना गुनगुना रहा था अपना, बढ़िया शांति से बैठो, वो अपना चेक करेगा, आप उस साइड देखना ही नहीं है, आप ऐसे करके बैठ जाओ, वो अपना कर लेगा। देखो बीपी में आप जाओगे तो घबराओगे, बीपी हाई आएगा, वो बार बार चेक करेगा, फिर आपका हाई ही आएगा, फिर नहीं आपका लो होगा। तो अगर जिसका हाई आ रहा था तो वो उसी टाइम पे 3 से 4 बार चेक कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में 3 से 4 बार उसी टाइम पे चेक कर रहे थे। अगर आपका किसी भी 3 से 4 बार में सही आ गया तो आपको वो रीमेडिकल नहीं देंगे। बाकी सबसे ज़्यादा मेरे में 3 लोगों को, मेरे 13 लोगों का था, उसमें 3 लोगों को बीपी में ही मिला था, वो हाई बीपी था। तो मैं बीपी में भी मेरा सही हो गया था। हमारे 6 जोन पहले गए थे तो उनमें 6 में किसी को बीपी को नहीं मिला था, बाकी बाद में जो गए थे बाद में 7, तो उनमें से 3 को बीपी मिल गया था। तो ये रहता है पहली बार में, जब पहली बार एंट्री रहती है तो आपकी इतनी सारी चीज़ें चेक कर लेता है वो एक ही बार में। फिर आती है सेकेंड बार की टाइम, तो सेकेंड बार थोड़ा सा एम्बेरसिंग टाइप हो जाता है। वो 6 लोगों को बनाता है, केवल आप अंडरवियर और कुछ नहीं पहने हुए, केवल आप अंडरवियर में हो गए, वो आपको बुलाता है। तो सबसे पहले वो चेक करता है नौकनी। तो नौकनी में क्या है कि आपका वो चेक कर रहा था हाथ निकल जा रहा, बस इससे अलावा वो कुछ भी चेक नहीं कर रहा था। सीधे हाथ किया उसने, हाथ निकल गया, और कुछ भी वो चेक नहीं करेगा उसके अलावा। अगर हाथ नहीं निकल रहा है तो फिर वो आपको लिटा के चेक करेगा, फिर आपकी नौकनी देखेगा कि वो लिटाने के बाद पैर मिलाएगा दोनों, उसमें चेक। अगर आपका सीधा सीधा थोड़ी सा है तो आप उसके निकल गया तो सही बात है, वरना अगर आपका हाथ बिध रहा है वो हाथ निकालेगा और ज़्यादा कुछ मोटा चीज़ ले भी नहीं जाएगा, हाथ करेगा ऐसा, निकल गया तो ठीक है। बाकी वो फिर लिटा के चेक कर रहा था अगर किसी का बिध रहा है, बाकी हमारे में ऐसा नहीं था कोई। उसके बाद वो चेक कर रहा था सारे बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले वो हाथ चेक कर रहा था, कोई भी उंगली टूटी बूटी तो नहीं है, सीधी उंगली ऐसे करके हाथ का एंगल तो नहीं बन रहा, ये सब चेक कर रहा था। हाथ की कोई भी उंगली ऐसे फैला के देख रहा था, कोई उंगली ऐसे दो तो नहीं जा रही है, एक साइड टूटी रहती थी। और ये सीधा करके देख रहा था, इस सारी उंगली फैल रही, हाथ ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, ऐसे करके देख रहा था कि साइड में मुड़ रहा है, नीचे मुड़ रहा ऊपर। फिर उसने देखा हाथ का एंगल, तो हाथ का एंगल में क्या था, ऐसे करवा रहा था, जैसे मेरा ये सीधा जा रहा, किसी का इधर से ऐसा टेढ़ा सा हो जाता। तो अगर मेरे बगल में एक था, उसका हाथ का एंगल बन रहा था, उसका थोड़ा सा था, तो उसने क्या किया, फिर वो कंपास वगैरह लेके आया, तो उससे वो चेक कर रहा था प्रॉपर रख के कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। उसका 5 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो उसने उसको भी, उसमें कुछ नहीं हुआ था, उसका हो गया था। फिर वो देखता है वो कि कोई, फिर वो देखता है वेरिकोज। वेरिकोज में क्या रहता है कि वो आपको सबको उचकने को कह देगा, 5 मिनट 2 मिनट उचकाएगा, वो आपको बिल्कुल हाई जंप करने को कहेगा कि आप उचको। तो उससे क्या होता है, जो वेरिकोज वेन होती है वो बाहर को आ जाती है, उस आसानी से वो बाहर दिखने लगती है। तो सब लोग उचके, तो मेरे जो बगल वाला था उसको वेरिकोज की दिक्कत आ गई, वो वेरिकोज में उसका पॉइंट बन गया था। तो पीछे टॉर्च लगा के देखता है कि पीछे अगर वो बेंच थोड़ी सी भी दिखी ना, मैंने उसकी बेंच देखी थी, वो मेरे बगल में था क्योंकि, तो बेंच उसकी साइड से बिल्कुल निकल रही थी, जैसे कि आप ये हाथ में देख पाएंगे, ये जैसी ये बेन निकल रही है ना मेरी, तो उसकी वो पीछे से भी सेम निकल रही थी, वो ग्रीनिश टाइप की। तो उसी में उसको पॉइंट बना दिया था वेरिकोज में। फिर उसके बाद आता है सबसे एम्बेरसिंग पॉइंट, वो सबको कहता है अंडरवियर उतारने को। तो सब 6 के 6 रहते हैं सब, तो सबको वो कहता है लाइन से एक ही साथ अंडरवियर उतारने को। तो आपको लगेगा कि एम्बेरसिंग पॉइंट रहता है, मैं उधर बताऊं, मुझे भी बहुत पहले लग रहा था ऐसा, लेकिन जब उधर पे कर उतारा तो उधर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, सब लग रहा था नॉर्मली खड़े हैं, क्योंकि उधर पे वो दिमाग में चलता ही नहीं है बिल्कुल। तो उसमें वो क्या देख रहा था मैं, आपका जो पीनस है उसकी स्किन और स्किन पीछे जानी चाहिए बिल्कुल। तो फोर स्किन पीछे जानी चाहिए, प्रॉपर पीछे जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ही जा रही है, उसकी प्रॉपर वो कहता है पीछे खींच के करो, खुद ही कहता है वो करने को। अगर आप सही से नहीं करोगे तो वो खुद करेगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए आपके वो कहता है कि खुद ही आप पीनस की स्किन पीछे करो, फोर स्किन वो करके कहता है। फिर वो कहता है कि सीधा उसे करो, पीछे से वो देखता है, आगे से देखता है, दोनों साइड से वो देखता है। फिर उसके बाद वो देखता है बॉल्स, तो आपकी 2 बॉल्स होनी चाहिए प्रॉपर। वो कहेगा, खुद ही आपको कहेगा दिखाने के लिए, तो आपको खुद ही दिखाना पड़ेगा। वो बॉल्स देखता है, तो अगर उसको समझ में आता है कि इसकी एक बड़ी है एक छोटी है, तो वो चेक करता है, बाकी वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो आपको ही दिखा दो उसमें। तो ऐसा रहता है। बाकी फिर उस आती है पाइल्स की। तो पाइल्स में ऐसा क्या रहता है कि वो आपको पीछे मुड़ने को कहेगा, फिर कहेगा आप पीछे मुड़ के झुक जाओ और खांसो। तो वो उसमें ही देख लेता है, भाई इसमें मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आप खांसोगे, बस आपको पीछे मुड़ने को कहेगा और खांसने को कहेगा, इतना ही करके देखता है। प्रॉब्लम है तो वो पकड़ लेगा, नहीं है तो वो सीधे कहेगा खड़े हो जाओ। तो ये 3 मेजर चीज़ देखता है वो प्राइवेट पार्ट्स में। बाकी लास्ट यही रहता है, वो प्राइवेट पार्ट देखता है, फिर वो कहता है अंडरवियर पहन के बाहर चले जाओ, बाकी पूरे कपड़े पहन लो अपने। तो ये पूरा हो जाता है प्रोसेस। फिर सबसे लास्ट में उसने पढ़वाया था हमने नियर विजन वाला।
तो नियर विजन में क्या रहता है कि इतने पास से वो हमको एक आंख बंद करने को खुद से कहेगा और वो इधर पे कोई पकड़े रहता, तो उस नियर में कोई सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, वो पढ़ने को कहता है। तो वो सेंटेंस ऐसा था कि वन हु लिप्स, ऐसे कुछ था, ब्यूटी लाइज इन द, ऐसे कुछ एक सेंटेंस नहीं आता प्रो इडियम प्रोस में, प्रोवर्ब में, ब्यूटी लाई ऑन द आई ऑफ बिहोल्डर्स, ऐसे ही रहता। आप एक ब्यूटीफुल देखोगे तो वही समझ के पूरा पढ़ दोगे, तो इसमें भी मेजर इशू नहीं आता। तो मेन चीज़ यही रहती है पूरी मेडिकल में। एक एक पॉइंट मैंने सारे बता दिए हैं। तो अब बताता हूँ कि इसमें पॉइंट किस किस में बन सकते हैं। तो देखो, विजन वाले में आपका पॉइंट बनेगा जब वो चार्ट पढ़वाएगा, तो अगर आप चार्ट नहीं पढ़ पाए तो सीधा सीधा पॉइंट आपको बन जाएगा। कलर ब्लाइंड में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनते हैं। अगर कलर ब्लाइंड आपने फ्लो में पढ़ दिया, पूरा सही पढ़ दिया, तो आप बच जाएंगे। अगर आप किसी एक भी चीज़ में बिद जाते हैं तो उधर पे आपका पॉइंट बन जाएगा। फिर रहता है सबसे ज़्यादा पॉइंट बनने के चांस नौकरी में। अगर आपकी नौकरी है थोड़ी सी भी बिद रही, उसका हाथ नहीं निकल पा रहा है, तो आपका नौकरी में बिल्कुल पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद रहता है आई, नोज और टीथ। इसमें मेजर पॉइंट नहीं बनते हैं, ना किसी को बने थे इसमें ज़्यादा। कोई एक एक एक्स सर्विसमैन था, उसको कान में पॉइंट बना दिया था, तो कान में पॉइंट उसका बाद में क्लियर हो गया था, लेकिन कान में उसका पॉइंट बन गया था। फिर उसको एक मेरे बगल में था, उसको वेरिकोज वेन में पॉइंट बना दिया था। तो वेरिकोज वेन में देखो पॉइंट हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो साफ साफ दिख रही थी। फिर उसके बाद क्या रहता है कि बीपी में सबसे ज़्यादा पॉइंट जो बनते हैं वो बीपी में ही बनते हैं। तो भाई मेरे, अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें, तो चाहे गोली खा लो या कुछ खा लो, बीपी आपका नॉर्मल रहना ही है। बस आपको उधर जाके टेंशन नहीं लेनी कि बीपी चेक हो रहा, बीपी चेक हो रहा। बिल्कुल नॉर्मल से जाओ, आराम से चेक करवाओ, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो बीपी में लेकिन बहुतों को पॉइंट बने थे, और लास्ट में जाके एक को बन गया था, रीढ़ की हड्डी में पॉइंट दे दिया। एक्स सर्विसमैन था वो, उसको रीढ़ की हड्डी में पॉइंट दे दिया। कह रहा स्लिप डिस्क है उसकी, थोड़ी सी टेढ़ी सी है, वो ऐसा कुछ कहने लगा, तो वो भी पॉइंट दे दिया। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है मेडिकल में। अगर आप बिल्कुल फिट है तो आप फिट ही रहोगे, उसमें कोई ऐसा वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको ज़बरदस्ती पॉइंट बनाए। सारा स्टाफ कोऑपरेटिव रहता है। अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो थोड़ी बहुत चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेजर इशू बन रहा है आई में वो आपको बहुत बार पढ़वाएगा। अगर हर बार आप गलत पढ़ोगे तो वो समझ जाएगा कि इसको दिक्कत है। अगर आप एक बार गलती से गलत पढ़ दिया फिर वो सही पढ़ोगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉइंट हटा भी देता है। प्राइवेट पार्ट्स वाले पॉइंट में तो इसमें किसी का पॉइंट नहीं बना था, पूरे 39 के 39 जितते थे। एक मेन इशू आया था लेसिक में। तो लेसिक का बहुत लोग कह रहे थे। तो लेसिक में ऐसा है कि मेरे को एक बंदा मिला था वहीं पे, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी हुआ था, उसमें वो आई में अनफिट था, उसके बाद उसने लेसिक करवाई है। तो देखो भाई, वो लेसिक, और वो पकड़ा नहीं गया, वो मेडिकल पूरा क्लियर कर गया। वो मैंने खुद देखा, वो मेरे ही बैच में था, उसने मुझे बताया भी था कि भाई मेरी लेसिक थी, वो दिल्ली कांस्टेबल में आउट भी हो चुका है मेडिकल में, लेकिन देखो इधर पास हो गया। तो वो देखने के ऊपर है। अगर जो मेडिकल पहले कर रहा है ना, पहले हो रहा, अगर उसमें आप नहीं पकड़े गए तो आप 100% क्लियर कर जाओगे। लेकिन आपको उसमें पकड़ लिया उसने, आई में, तो वो फिर उसके बाद जब री मेडिकल आई में अगर मिल गया आपको, तो वो जब दोबारा मेडिकल होगा, री मेडिकल, तो उसमें स्पेशल डॉक्टर देखेगा, प्लस वो मशीनों से देखता है, तो उसमें आपके पकड़ने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। मगर बाकी आप अगर पहली बार में क्लियर कर गए तो वो कुछ नहीं रहेगा। तो 39 लोग थे, तो भाई देखो 14 लोगों को री मेडिकल मिला था लास्ट में, 25 लोग पूरे पूरे फिट हुए थे, और जो 14 लोग थे उसमें से 7 लोग केवल बीपी वाले थे। तो बीपी का क्या सीन हो रहा था कि वो बीपी वालों को कैंप में ही बैठा के रख रहे थे 4 दिनों तक। 4 दिनों तक डेली बीपी नपेगा, दिन में 7 से 8 बार। फिर वो एवरेज निकालते हैं उस बीपी का। अगर बीपी आपका एवरेज में नॉर्मल आया तो आप फिट हो जाओगे, अगर एवरेज नहीं आया तो फिर वो आपको री मेडिकल में भी अनफिट कर देंगे। एक दो थे, एक वेरिकोज वेन वाला था जो मेरे बगल में ही था, एक था आई, 2-3 आई वाले थे, एक तो जिसमें वो एक था एक्स सर्विसमैन आई में, एक दो बाकी दूसरे ग्रुप के थे, उनका मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई मेडिकल इतना कुछ हार्ड नहीं है। आप फिट है तो आप वहाँ पे भी फिट ही निकलोगे, और वो उधर पे बिल्कुल कोऑपरेटिव वाले डॉक्टर है, वो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती के पॉइंट बनाए बाद में आपको रुपयों के लिए ये कहें, वो बिल्कुल नहीं चलता इसमें। साफ साफ एंट्री पॉइंट में भी लिखा रहता है कि जब आप एंट्री करते हैं कि रुपयों का इधर कोई व्यवहार नहीं है, ना ही आप री मेडिकल में किसी से जुगाड़ लगाएं। तो भाई देखो, आप क्लियर हो तो क्लियर ही होगा। बाकी अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उनका पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि बाकी क्या होता है। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम में डीएम कर देना किसी भी चीज़ को लेकर आपको दिक्कत हो मेडिकल में, कि क्या कैसे चेक होता है, तो मैं आपको उसमें भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मेडिकल में यही था।
तो मेरा मेडिकल क्लियर हो चुका है, अब बस फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। तो देखो डीपी मेरी ड्रीम पोस्ट, तो अगर इसमें नहीं मिल पाई तो मैं 2024 का एग्ज़ाम तो दे रहा हूँ, तो इसमें कमेंट मत करना कि भाई सीट बर्बाद कर रहे हो। तो देखो इसमें सीट बर्बाद करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी ड्रीम पोस्ट पहले जब तक नहीं ले लेते हैं तो भाई वो हर बार एग्ज़ाम देते हैं, हर बार करते हैं। आप सीजीएल का एग्ज़ाम अगर आप देते होंगे तो आपको पता भी होगा ये चीज़। बाकी ये सब चीज़ें यूपीएससी में भी होता है कि किसी को आईपीएस मिल जाता है तो वो आईएएस के लिए 2-3 एग्ज़ाम देता है, कभी आईआरएस मिलती है, कभी कुछ मिल जाता है तो वो हर बार छोड़ता है उसे लेके। तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है इतना। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस चीज़ में वीडियो बनानी, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा मैं। तो मेडिकल की यही थी। धन्यवाद। जय हिंद।